जय मध्य प्रदेश दोस्तों, आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जियोग्राफी जो हमारा चल रहा है, रेगुलर जितने भी टॉपिक हैं सारे के सारे वीडियोस पिछले वीडियो डल चुके हैं। और अब पृथ्वी के बारे में हमने सारे के सारे जितने भी मैटर पढ़े उससे आगे बढ़ते हुए हम पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि अब जितना भी मैटर था भाई हमने सारा का सारा पढ़ लिया है। ब्रह्मांड पढ़ लिया है या पृथ्वी के जो डिवाइडेशन है वो पढ़ ली हैं। अब पृथ्वी के अंदर क्या है, फिर पृथ्वी पर क्या है, इसके बाद पृथ्वी के ऊपर क्या है, ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल ये तीन बड़े शानदार मैटर होते हैं। और पृथ्वी के अंदर क्या है, एक छोटा सा मैटर है बस, इसके बाद ये पृथ्वी के अंदर का जो आंतरिक मैटर है वो क्लियर हो जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। वैसे तो दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कोई विशेष जानकारी किसी भी व्यक्ति के पास या किसी भी भूगर्भ शास्त्री के पास या किसी भी वैज्ञानिक के पास नहीं है कि पृथ्वी के अंदर आखिर है क्या। लेकिन जितनी भी जानकारी मिली है वो किस कंडीशन में मिली, तो भाई भूकंप और ज्वालामुखी जो होते हैं उससे, या ज्वालामुखी के अंदर से जो विशेष पदार्थ जमीन के अंदर से निकलते हैं, कितनी गहराई से निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं, उसके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाया गया। द्रव्यमान, आयतन, ताप वगैरह जो होते हैं इस कंडीशन के आधार पर भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाया गया है। लेकिन इसके बाद भी पूर्णतः इस चीज पर सहमति नहीं है कि ये पृथ्वी की फाइनली आंतरिक संरचना है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जितनी भूगर्भ शास्त्रियों को जानकारी मिली है उतनी जो हमारी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। बाकी महत्वपूर्ण हो या ना हो, लेकिन हमें जियोग्राफी अगर क्लियर करना है तो इन सब चीज़ों को समझते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी जैसे आपको पता है कि भाई इस टाइप से पृथ्वी है, दीर्घवृत्ताकार पृथ्वी, हमने सारा का सारा मैटर पढ़ा है। और ये पृथ्वी का केंद्रीय पार्ट मान लीजिए, ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा वगैरह ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें, जैसे आपने पढ़ा होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा कि कोई एक वृत्त है तो वृत्त का केंद्र उसके परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो ये क्या है, त्रिज्या है। और ये है दोस्तों 6300 किलोमीटर, यानी कि वैज्ञानिकों ने जहाँ तक पता लगाया है वहाँ तक पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6300 किलोमीटर। अब ये जो मैंने आपके यहाँ पर ये दो चित्र बनाए हुए हैं, ये चित्र मैंने इस तरीके से बना है, पूरा गोल ना बना के इसका एक हिस्सा हम क्लियर करने वाले हैं कि भाई पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, क्योंकि इतना मैटर जो होगा वही चारों तरफ वो सारा का सारा मैटर है। तो समझने की कोशिश करिए। और चित्र जो है इसका एक पार्ट है, यानी कि सोफ्टी वाला हिस्सा मैंने ले लिया है। तो यहाँ से हम क्लियर करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी के अंदर की संरचना जो होती है इसको तीन भागों में बांटा है। कितने भागों में, तीन भागों में। सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं भूपर्पटी। क्या कहेंगे, भूपर्पटी। सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको भूपर्पटी या क्रस्ट कहा जाता है। इसके बाद जो इसका सेकंड हिस्सा होता है उसको मेंटल कहा जाता है। क्या कहेंगे, मेंटल, जो इसका सेकंड हिस्सा है। और थर्ड हिस्सा जो होता है उसको क्रोड या पृथ्वी का केंद्रीय भाग कहा जाता है। जिन हम तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उस कैसे पता लगाया है भाई, वैज्ञानिकों में मतभेद है, सारे एक मत नहीं है कि पृथ्वी की यही आंतरिक संरचना है। लेकिन जो बुक्स वगैरह में छपा हुआ है, जो हम पढ़ते हैं, वो फाइनली उन सबका डिसीजन है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम सबको इतनी जानकारी मिली है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं भूपर्पटी, यानी जिसको हम क्रस्ट कहते हैं। तो पृथ्वी का ये सबसे ऊपर का हिस्सा है जहां पर हम सब रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं वगैरह, जीव जंतु, जानवर वगैरह जो सब होते हैं, ये पृथ्वी का ऊपर का हिस्सा, यानी कि ऐसे चारों तरफ का जो हिस्सा होता है उस पर से लेकर 34 किलोमीटर अंदर, यानी कि पृथ्वी के अंदर 34 किलोमीटर का जो हिस्सा होता है ना, उसको भैया कहते हैं क्या, क्रस्ट या भूपर्पटी। क्या कहेंगे, क्रस्ट या भूपर्पटी। यानी कि पृथ्वी की सबसे ऊपर की जो परत होती है उसको क्रस्ट या भूपर्पटी कहा जाता है। और ये जमीन के अंदर का कितना हिस्सा है, तो 34 किलोमीटर जमीन के अंदर का हिस्सा जो होता है भूपर्पटी या क्रस्ट कहलाता है। अब इसमें पाया क्या जाता है, तो इसमें भैया बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, बेसाल्ट चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। अब चट्टानों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। भाई चट्टानों के बारे में आपने पढ़ा होगा, आग्नेय अपसादी कायन तरित जो होती हैं, ज्वालामुखी जब निकलता है तो वो धीरे धीरे ठंडा होकर बेसाल्ट चट्टानें बनता है। और जब घिसती पिटती है तो काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों से, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। तो पृथ्वी का जो कुल आयतन है, भाई पृथ्वी का कुल आयतन, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है तो उसका
0.5% हिस्सा, यानी कि 0.5% यानी 0.5% जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, भूपर्पटी या क्रस्ट होता है। और यहाँ पर घनत्व कितना है, डेंसिटी कितना है, यानी घनत्व, इसका घनत्व कितना होता है, तो जो भूपर्पटी का घनत्व होता है वो होता है 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। यानी इसका जो घनत्व है, भाई सीधा आपको याद करना पड़ेगा, पूछा जाएगा आपसे कि भाई भूपर्पटी का घनत्व कितना होता है, तो आप याद करेंगे 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और भूपर्पटी किससे बना है, तो बेसाल्ट चट्टानों से बना है। पृथ्वी के आयतन का कितना है, तो 0.5% है। और बेसाल्ट, यहाँ भूपर्पटी पर देखिए बहुत सारे प्रकार के पदार्थ होते हैं, लगभग सब पदार्थ जो होते हैं या तत्व जो होते हैं वो सब यहीं पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होता है भूपर्पटी पर, ये बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन जो होता है, जो दोस्तों ये गैस भी होता है और तत्व भी होता है। तो यह तत्वों की बात हो रही है, गैस की बात नहीं हो रही कि ऑक्सीजन जो होता है। दो प्रकार से क्वेश्चन बनता है, भाई वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो वायुमंडल नहीं पढ़ रहे हैं हम, वायु पृथ्वी के अंदर का हिस्सा हम पढ़ रहे हैं, या पृथ्वी का आंतरिक संरचना। वायुमंडल में जब पूछा जाएगा तो क्या होगा, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है और इसके चारों तरफ जो वायु फैली हुई है, इसको हम क्या कहेंगे, वायुमंडल कहेंगे। तो इसमें जो ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है ना, ऑक्सीजन का, ये 21% होता है, यानी 20.89 के समथिंग होता है। तो ये वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंट 21 होता है, यहाँ गैस के रूप में, और यहाँ पर क्या है, तत्व के रूप में है। किसके रूप में है, तत्व के रूप में। तो जो ऊपर का हिस्सा है, यानी बेसाल्ट चट्टानों से जो बना है भूपर्पटी या क्रस्ट, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। 46.60% या 60% ऑक्सीजन पाया जाता है। सेकंड नंबर पे सिलिकॉन होता है 27.7%। थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम होता है 8.13%। तो 8 तत्व प्रदान होते हैं, इसके बाद बहुत कम मात्रा में कुछ और तत्व भी पाए जाते हैं। तो सीधा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि क्रस्ट या भूपर्पटी जमीन के अंदर 34 किलोमीटर का हिस्सा होता है, बेसाल्ट चट्टानों से बना है, पृथ्वी के आयतन का 0.5% है, और इसका घनत्व जो होता है वो 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। भूपर्पटी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन 46.6% या 60% पाया जाता है। इसके बाद इसको दो पार्टों में बांट दिया है, यानी कि जो आपका ऊपरी यानी जो भूपर्पटी, इसको दो हिस्सों में बांटा है। तो दो हिस्से यानी कि सियाल और सीमा, यहाँ सेकंड चित्र में आप देखेंगे सियाल और सीमा, दो पार्टों में बांटा। तो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो सियाल कहलाता है, नीचे का हिस्सा सीमा कहलाता है। भाई याद करना मुश्किल नहीं है, तत्वों के नाम से इनका नाम पड़ा है। ऐसा यानी सिलिकॉन, एल यानी एल्यूमिनियम। तो सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन एल्यूमिनियम की प्रधानता, और सीमा क्षेत्र में क्या होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पे आते हैं। तो सेकंड जो होता है दोस्तों, सेकंड पार्ट कहलाता है मेंटल। और मेंटल क्या है, 34 से लेके 2900 किलोमीटर के बीच का जो क्षेत्र होता है वो मेंटल कहलाता है। और मेंटल भी क्या होता है दोस्तों, ये भी बेसाल्ट चट्टानों का समूह है। क्या है, बेसाल्ट चट्टानों का समूह है। इसमें मैग्मा चैम्बर भी पाए जाते हैं। और पृथ्वी के जो कुल आयतन होता है ना, उसका सबसे ज्यादा हिस्सा यानी कि 83% हिस्सा, कितना, 83% हिस्सा जो होता है वो मेंटल का ही होता है। और इसका जो घनत्व होता है 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। मेंटल को भी दो पार्टों में बांटा है, ये देखिए ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, इसको भी दो भागों में बांटा है। इसको भी हम क्लियर करेंगे क्योंकि इनकी सीमाएं जो होती है ना, उनके नाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मेंटल का हिस्सा भी दो पार्टों में बटा है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। इसके बाद पृथ्वी का केंद्रीय भाग, ये 2900 से लेकर ये 6300 किलोमीटर, यानी कि टोटल यहां से लेकर यहां तक हमने पढ़ा है कि 6300 किलोमीटर क्या होती है, पृथ्वी की त्रिज्या होती है। तो 6300 किलोमीटर, 2900 से लेकर 6300 किलोमीटर के बीच का जो क्षेत्र होता है वो पृथ्वी का केंद्रीय भाग होता है। और पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्रोड कहा जाता है। क्या कहेंगे, पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड होता है। और पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग होता है ना, क्रोड, ये द्रव और प्लास्टिक अवस्था में होता है। जैसे द्रव और प्लास्टिक जो होता है ना, वो इस अवस्था में होता है। यानी कि आपने जब देखा होगा, ज्वालामुखी के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, जमीन के अंदर जब लावा मैग्मा बाहर निकलता है तो वो द्रव रूप में होता है। तो इस तरीके से जो पृथ्वी का केंद्रीय भाग है वो द्रव और प्लास्टिक के रूप में पाया जाता है। और यहाँ पर निफे, इसको निफे भी कहा जाता है। निफे का मतलब ये होता है कि इसमें निकेल और फेरस या आयरन वगैरह जो होता है वो यहाँ
यहाँ पर पाया जाता है, निकिल और फेरस, इसको निपे भी कहा जाता है। और इसका जो घनत्व होता है वो होता है 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। कितना होता है? 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और पृथ्वी के आयतन का कितना है? ये 16% है। पृथ्वी के आयतन का 16%। इसको भी दो हिस्सों में बांटा है, ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड। ये देखिए ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अब जो इनको अलग अलग डिवाइडेशन हुआ है, इनकी सीमाएं जो होती है ना, इनके नाम इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए ये है आपका, सबसे पहले तो हम क्लियर करेंगे कि भाई ये वाला जो क्षेत्र है ये भूपर पट्टी का है, 34 किलोमीटर ये भूपर पट्टी हो गया। इसके बाद ये जो है 2900 किलोमीटर ये मेंटल हो गया। और ये 6300 किलोमीटर जो है ये क्या हो गया? क्रोड हो गया। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले आप 34 किलोमीटर का हिस्सा देखिए, यानी कि सीधी सी बात हम करते हैं इनके जो 3 पार्ट होते हैं उनका, यानी कि भूपरपट्टी। तो भूपरपट्टी और मेंटल जो होता है, इनके बीच का जो सीमा क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी या मोहोविसिक असंबद्धता भी इसको कहा जाता है। डिसकंटिन्यूटी यानी असंबद्धता, यानी कि दोनों को अलग अलग करता है। कौन कौन सा हिस्सा? मेंटल और भूपरपट्टी का जो हिस्सा है, या मेंटल और भूपरपट्टी को जो अलग करता है, यानी ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी। क्या कहेंगे? मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद जो क्रोड होता है, यानी कि ऊपरी यानी क्रोड जो होता है, क्रोड और मेंटल, ये जो मेंटल है और ये क्रोड है, इन दोनों का जो सीमा क्षेत्र होता है ना, जिन दोनों से ये अलग होता है उसको कहा जाता है गुटेन वर्ग असंबद्धता। क्या कहेंगे? गुटेन वर्ग असंबद्धता। तो ये दो नाम आपको याद रखना है कि मेंटल और भूपरपट्टी के बीच का सीमा क्षेत्र मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। और इसके बाद मेंटल और जो क्रोड होता है उसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहेंगे? या उसका सीमा क्षेत्र गुटेन वर्ग असंबद्धता। लेकिन हमने अलग अलग पार्टों में इसको बांटा है, तो थोड़ा सा देख लीजिए। भूपरपट्टी क्रस्ट को हमने 2 पार्टों में बांटा है, सियाल और सीमा। सियाल और सीमा के बीच जो सीमा होती है ना, इसको कहा जाता है कॉनराइड असंबद्धता। क्या कहेंगे? कॉनराइड असंबद्धता। सियाल और सीमा के बीच की जो यानी बीच का जो डिवाइडेशन है उसको कहेंगे कॉनराइड असंबद्धता। इसके बाद जो मेंटल होता है, तो भाई ये तो हमने क्लियर कर ही लिया कि मेंटल और भूपरपट्टी जो होती है इसका जो क्षेत्र होता है 34 किलोमीटर का, इसके बीच के सीमा क्षेत्र को कहा जाता है मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद जो मेंटल होता है इसको 2 पार्टों में बांटा है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के बीच का जो सीमा क्षेत्र होता है इसको कहा जाता है रेपटी असंबद्धता। क्या कहेंगे? रेपटी असंबद्धता। इसके बाद जो 2900 किलोमीटर यहाँ से जो मेंटल का स्टार्ट होता है, क्रोड और मेंटल के बीच का सीमा क्षेत्र, इसको कहा जाता है गुटेन वर्ग असंबद्धता। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था गुटेन वर्ग असंबद्धता। इसके बाद दोस्तों जो क्रोड होता है इसको 2 पार्टों में बांटा है, ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड। ऊपरी क्रोड और निचले क्रोड के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है लेहमैन असंबद्धता। क्या कहेंगे? लेहमैन असंबद्धता। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये जो होता है हमारी सारी कंडीशंस क्लियर होती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। और एक सीधा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है, पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है, ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पृथ्वी की त्रिज्या आपसे पूछी जाएगी, तो पृथ्वी की त्रिज्या आपकी त्रिज्या 6300 किलोमीटर हो गई। और पृथ्वी का औसत घनत्व पूछा जाए तो पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये अलग अलग तो बाई चांस पूछे जाते हैं, लेकिन सीधा क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व, यानी कि सभी कंडीशंस को मिला के औसत घनत्व कितना निकलता है? तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और पृथ्वी के अंदर 1 मीटर अगर आप जा रहे हैं तो पृथ्वी के अंदर 1 मीटर जाने पर टेम्परेचर कितना बढ़ता है? तो पृथ्वी के अंदर 32 मीटर अगर आप जमीन के अंदर जाते हैं, 32 मीटर, तो टेम्परेचर बढ़ता है कितना? 1 डिग्री सेल्सियस। कितना बढ़ जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये कंडीशन जो होती है वो सभी जगह फॉलो नहीं होती। कुछ कंडीशन कुछ दूरी तक तो पृथ्वी के अंदर 32 मीटर की गहराई पर आप जाएंगे तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, लेकिन सभी जगह पर ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा मैटर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे ये चित्र हैं। तो ये चित्र से ही लगभग इनके बीच की जो सीमा क्षेत्र है ये क्लियर आप कर पाएंगे। तो दोस्तों ये एक
छोटा सा और सिंपल सा मैटर है जिसमें हमने पढ़ा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अगला जो वीडियो होगा इसमें हम घास भूमि या अन्य सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। पृथ्वी की ऊपरी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, फिर वायुमंडल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जियोग्राफी लगभग दोस्तों हमें क्लियर करना है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। जय मध्य प्रदेश।